प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सीयू सेट मैथमेटिक्स इंट्रेंस एग्जाम 17 में लीनियर अलजेब्रा से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका एक एक करके सलूशन डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो सीयूईटी मैथमेटिक्स इंट्रेंस एग्जाम 22 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि सीयू सेट में पहले 17 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती थी। अब इसके अंडर 42 से 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। और जो सीयूटी का एग्जाम पैटर्न है सेम सीयू सेट की तरह होगा, क्योंकि पहले ये परीक्षा सीयू सेट के नाम से होता था। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें काफी टाइम भी, अगर आप बाई मेथड करते हैं क्वेश्चन तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आए और डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला जाए तो वो ट्रिक आपका बहुत हेल्प कर सकती है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, यहाँ पर आपको बताना क्या है, डिटरमिनेंट बताना है इसका। तो यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर ए बी प्लस बी। चलो, इसका डिटरमिनेंट आपको चेक करना है कितना आ रहा है। ये ऑप्शन आपके पास है ए बी सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी प्लस ए बी, फिर चौथा ऑप्शन है 0। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, यहाँ पर a इक्वल टू 1 पुट कर दो और b इक्वल टू b 1 पुट कर दो और c इक्वल टू 1 पुट कर दो। तो जो आपका क्या बना, ये हो गया 1 1 1 1 1 1, दूसरा भी 1 1 1 और तीसरा भी 2 2 2। तो अब आप जानते हैं, अगर कोई दो रो या दो कॉलम सेम आ जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या आता है? 0 आता है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? इफ ए एंड बी are two matrices, then rank of AB equals to rank of B transpose A transpose, rank of AB equals to rank of A transpose B transpose, rank of AB not equals to rank of AB transpose D, none of these। अब कोई यहाँ पर दो मैट्रिक्स गिवन है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। अब इसमें चलो चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो आप जानते हैं, पहला नंबर ये देखिए, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ये और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों सेम होता है। ये दोनों सेम होता है। अगर ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो, अगर नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी ट्रांसपोज। तो जैसे यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स है वैसे ए बी भी कोई मैट्रिक्स ही होगी। तो रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा? रैंक ऑफ ए बी ट्रांसपोज होगा। लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल टू दिया है तो पहले तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अब आगे आप ऑप्शन ए चेक करिए, क्या रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा? रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। हमको ये चेक करना है, ऑप्शन फर्स्ट के मुताबिक ये देखना है। तो अब आप जानते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट भी है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो आप देखो, अगर हम रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू, अभी आपको बताए हैं कि रैंक ऑफ ए बी ट्रांसपोज होगा। क्यों?
क्योंकि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। तो अब ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब आप देखिए रैंक ऑफ ए बी क्या आ गया प्यारे दोस्तों, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ गया। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या हुआ, करेक्ट हुआ। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स आर। तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, ऑलवेज रियल नंबर, ऑलवेज रियल नंबर। और एक रिजल्ट लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स वो भी हमेशा रियल नंबर ही होती है। आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशन मैट्रिसेस ऑलवेज रियल। तो ये आपके लिए दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादातर रिजल्ट बेस होते हैं, तो रिजल्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला रिजल्ट क्या है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स इज रियल और आइगन वैल्यू भी हर्मिशन मैट्रिक्स की रियल होती है। चलिए तो इसमें क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इफ a इक्वल टू 2 3 1 माइनस 1, ये कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है एंड I इज द 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो मैट्रिक्स। अब देखो ये क्या है, इसका क्या आपको गिवन क्या है, यहाँ पर आपको गिवन है a इक्वल टू 2 1 3 माइनस 1 और I क्या है 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसमें चेक करना है कि कौन सा जीरो आएगा, मतलब इस एक्सप्रेशन में कौन सा जीरो होगा। तो अब देखो इसका क्या करो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख लो। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या होता है, ट्रेस डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। तो 2 प्लस माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x भी रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डिटर्मिनेंट इसका क्या है, डिटर्मिनेंट क्या होता है 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका -2 -3, तो ये हो जाएगा -5। अब बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम से हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करती है। तो आप x की जगह पे a रख दो, तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 5i इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कहां से, बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम से। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम कह रहा है। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस मैट्रिक्स में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 आ गया और आपका मैट्रिक्स क्या है, इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन बना, आपका ऑप्शन बना ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 5i। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हुआ। अब मेरे दोस्त आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है दी वेक्टर 1/4 0 माइनस 1/4। आपका अगला क्वेश्चन गिवन क्या है, गिवन है आपको वेक्टर 1/4 0 माइनस 1/4 1/3 कामा
माइनस 1/3 0 0 1/2 1/2। और आपको चेक करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है और कांस्टेंट है, इसमें में से कुछ नहीं है। तो आप देखो जो आपका वेक्टर गिवन है इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, 1/4 0 -1/4। फिर दूसरा 1/3 0 -1/3 फिर 0। तीसरा 0 1/2 1/2। अब इसको आप एलआई कब कहेंगे, एलआई इसको तब कहेंगे जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, अगर नॉन जीरो आ जाए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो आ जाए तो ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो ये वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू ये कटा और ये कैंसिल, तो ये -1/6 और ये 0 हो जाएगा। -1/3 इंटू ये तो 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/8। अब देखिए ये क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा -1/24 और यहाँ पर -1/24 ये भी आ जाएगा। आप देखिए ये किसके बराबर आएगा, -2/24 इक्वल टू -1/12। आप क्या है, 0 आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। तो जो आपके वेक्टर गिवन है वो क्या हो गए, वो एलआई हो गए। तो एलआई चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए और डिटर्मिनेंट निकालिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ बी इज n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस then any subset of b containing n vector is linearly independent। बी कोई n डायमेंशनल, डायमेंशन ऑफ बी क्या है, डायमेंशन ऑफ बी n है। और ये कह रहा है कि कोई सबसेट w है, कोई सबसेट बी का w है, इसमें k लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, k इसमें m li वेक्टर है। तो अब आपको बताना है कि m पहला ऑप्शन है m लेस देन n होगा, सेकेंड ऑप्शन है n लेस देन m होगा, कि थर्ड ऑप्शन है m इक्वल टू n होगा, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आप देखिए डायमेंशन ऑफ बी क्या है, n है। अब डायमेंशन का मतलब क्या, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, मतलब बी में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं प्यारे दोस्तों, n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। और w इसका सबसेट है किसका, b का, उसके पास कितने li सबसे li वेक्टर हैं, उसके पास m li वेक्टर हैं। तो अब सबसेट है तो w जो डायमेंशन ऑफ w होगा वो हमेशा लेस आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b होगा, हमेशा लेस आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b होगा, क्योंकि w इसका सबसेट है। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन क्या है, m लेस आर इक्वल टू n होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर नन ऑफ दिस, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डी सिंगलटन सेट
द सिंगलटन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली। सिंगलटन सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है ये आपको बताना है। और ऑप्शन आपका क्या है, अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा नॉट इक्वल टू 0, अल्फा इज स्केलर, नन ऑफ दिस। तो आप जान लीजिए सिंगलटन सेट अल्फा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जब अल्फा नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि 0 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ, आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रू हुआ। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये भी रिजल्ट की तरह ही है, इसको भी आप नोट करिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब आप देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखो आपको गिवन क्या है, गिवन है टी बी से डब्ल्यू पे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपको बताना, आप देखो बाई रैंक नल्टी थ्योरम क्या होता है, रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन बी। ये रिजल्ट होता है बाई रैंक नल्टी थ्योरम से, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रैंक टी प्लस नल टी इक्वल टू डायमेंशन बी। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आपको सिस्टम क्या दिया गया है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस 3y इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y इक्वल टू k इज कंसिस्टेंट when k इक्वल टू, मतलब ये आपको सिस्टम दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है k की किस वैल्यू के लिए ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट का मतलब भी आप समझ लीजिए प्यारे दोस्तों, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सिस्टम है सॉल्यूशन। अगर सिस्टम के पास सॉल्यूशन होता मिलता है तो हम कह देते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसको कह देते हैं इनकंसिस्टेंट है। तो आप देखिए ये कौन सा सिस्टम है, ये ax इक्वल टू बी टाइप का है, मतलब नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। जो आपको सिस्टम दिया गया है वो नॉन होमोजीनियस है। तो आप देखो इसके पास सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अगर दोनों सेम हो जाता है तो हम कह देते हैं सिस्टम के पास सॉल्यूशन है। अगर ये सेम नहीं है तो सिस्टम है नो सॉल्यूशन। तो आप देखो यहां से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, पहले ए का रैंक हम देख लेते हैं। तो ए कहां से बनेगा, यहां से ये ए बन जाएगा। तो ए जो मैट्रिक्स ए आपका आएगा वो क्या होगा, 2 1 1 -3 3 4। तो आप देखो रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। तो यहाँ पर क्या है, 2 कॉलम है, तो इसका रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ ए क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब सिस्टम के पास सॉल्यूशन निकालना है, तो मतलब रैंक ऑफ ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी भी क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, तभी सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा। तो अब देखो इसको हम लिखते हैं ए आर्गुमेंटेड बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2 1 3 1 -3 4 और 5 -1 k। अब देखो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, लेकिन इसका रैंक मुझे क्या लेके आना है, 3 से का मतलब 2 लेके आना है, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन चाहिए,
मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो आप 2 लाने के लिए अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम कह देंगे रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स लेस देन 3। तो अब देखिए इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, मतलब डिटरमिनेंट हमको लेके आना क्या है, इस मैट्रिक्स का 0 लेके आना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ 2 1 3 1 -3 4 5 -1 के इक्वल टू 0। तो आप यहां से इसको सॉल्व करिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू ये कैंसिल -3 के माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4 और -1 इंटू ये कैंसिल के प्लस 3 और फिर +5 इंटू ये कैंसिल 4 और +9 4 + 9 13 इक्वल टू 0। 13 इक्वल टू 0। तो आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 के +8 माइनस के प्लस 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 माइनस माइनस हो जाएगा, -3 + 65 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो -6 के -7 के और यहाँ पर 65 + 8 73 -3, तो ये हो जाएगा +70 इक्वल टू 0। तो आप -7 के इक्वल टू -70 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 10 आ गई। मतलब 10 के लिए ये सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा। k की वैल्यू अगर हम 10 रख दें तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और अदरवाइज इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल टू 3 2 2 2 2 2 -1 1 0 देन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर a इज, a कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, a इक्वल टू 3 2 2 2 2 2 -1 0। तो आपको बताना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए का बताना है। तो अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है x³ + 5x + 8x + 4, बी ऑप्शन है x² + 5x, सी ऑप्शन है x³ - 5x + 8x - 4, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। अब देखिए 3x3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका क्या होता है, x³ - ट्रेस ऑफ a x² प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट a x माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a। आप यहां पर देखिए ट्रेस ऑफ ये किसका कोफिशिएंट है, x² का, और ट्रेस होता क्या है, ट्रेस इसका है क्या 3 to 5, 3 + 2 = 5। इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, 5 है। ट्रेस क्या होता है प्यारे दोस्तों, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज 3 + 2 + 0 = 5। तो आप देखो इसमें 5 तो है, -5 ये इक्वेशन में मतलब सी में है, लेकिन यहाँ पर x² होना चाहिए, यहाँ पर x है, तो
ये भी गलत है, और बाकी में -5x² नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? नन ऑफ दिस करेक्ट हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ टू वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट फॉर सम स्केलर c। तो देखो, मान लो अल्फा और बीटा टू वेक्टर है और कोई स्केलर c है। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये दो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे? तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है कि पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर की सहायता से लिखा जाए या दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर की सहायता से लिखा जाए तो वेक्टर क्या होते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अल्फा इक्वल टू सी बीटा, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पे अल्फा मिल जाए, बीटा में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पे अल्फा मिल जाए, या बीटा इक्वल टू सी अल्फा, अल्फा में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पे बीटा मिल जाए, तो हम कह देते हैं अल्फा और बीटा क्या हो जाते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम कह देते हैं अल्फा और बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? आपका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? ए मैट्रिक्स M has eigen values 1 and 4 with corresponding eigen vector (1 minus 1) transpose and 2 1 transpose. Then the matrix M is. Then the matrix M is. अब M कोई मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू 1 एंड 4 है, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू आइगन वेक्टर 1 माइनस 1 एंड 2 1 के रिस्पेक्ट में। तो आपको मैट्रिक्स M बताना है। तो मान लो अपना मैट्रिक्स M क्या है? A B C D है, और आप जानते हैं अगर A कोई n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड x इक्वल टू लैम्डा x आ रहा है, तो हम x को कह देते हैं आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर एंड लैम्डा को कह देते हैं आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स A, ऑफ दिस मैट्रिक्स A। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करो मेरे भाई। तो क्या होगा? ये इस आइगन वेक्टर के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं ये क्या आएगा। तो 1 माइनस 1 का ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस 1 आना चाहिए, क्योंकि यही अप्लाई करो। यहाँ पर आइगन वेक्टर क्या है? 1 माइनस 1 का ट्रांसपोज। तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, और इसके रिस्पेक्ट में आइगन वैल्यू आपकी 1 है। आप देखिए ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है a माइनस बी और c माइनस डी, और इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 1 माइनस 1। अब इसको कंपेयर करो तो a माइनस बी इक्वल टू 1 और c माइनस डी इक्वल टू माइनस 1। तो आपकी मैट्रिक्स इसमें में से m कौन सा होगा जिसमें a माइनस बी 1 आए और c माइनस डी माइनस 1 आए? अगर इससे दो ऑप्शन मैच हो रहा है तो आप दूसरे आइगन वेक्टर को भी रख के यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बनाइए, उससे भी निष्कर्ष निकालिए। लेकिन इसी से डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आप देखिए कि a माइनस बी कौन से मैट्रिक्स में 1 आ रहा है। तो पहले में -4 -8 तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। तो 1 नहीं आ रहा है तो पहला डिस्कार्ड। फिर दूसरा 9 -8, तो 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 8 17, तो ये भी 1 नहीं आ रहा है तो ये भी डिस्कार्ड हुआ। अब तीसरा देखिए 2 -2 0 आ गया, ये भी डिस्कार्ड हुआ। अब
फोर्थ ऑप्शन देखिए 3 माइनस 2 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ए माइनस बी अपना क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब सी माइनस डी भी देख लेते हैं, क्या माइनस 1 आ रहा है, तो 1 माइनस 2 ये माइनस 1 आ रहा है, तो सी माइनस डी क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। मतलब इस आइगन वेक्टर से आप क्या करिए, एक एक्सप्रेशन निकालिए और यहाँ पर चेक कर लिए, ये चेक कर लीजिए, यही इसका सिंपल रूल होता है, यही इसका सिंपल रूल होता है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, इफ बी इज द वेक्टर स्पेस ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स, m क्रॉस n मैट्रिक्स over the field K, then dimension B is, dimension B is। अब देखो, अगर मैं यहां से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखूं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आर एन से आर एम, आर एन से आर एम हो जाएगा। अब डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ, अब b इक्वल टू आर एन, आप मान लीजिए डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ b होगा n माइनस रेंज स्पेस ऑफ, रेंज स्पेस ऑफ w। मतलब इसको आप अगर w माने तो n माइनस क्या हो जाएगा, रेंज स्पेस ऑफ w। तो आप इसमें कितने वेक्टर हैं, इसमें m वेक्टर है, तो इसकी संख्या ज्यादा क्या हो सकती है, m हो सकती है। तो अधिकतम इसकी संख्या क्या होगी, m हो सकती है। तो अब ये क्या हो जाएगा, n माइनस m हो जाएगा, n माइनस m। मतलब डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है n माइनस रेंज स्पेस, n माइनस रेंज स्पेस। और रेंज स्पेस किसका सबसेट होता है, इसका सबसेट होगा। और रेंज स्पेस किसका सबसेट होगा, इसका सबसेट होगा। तो इसलिए डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा, n माइनस m। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। अब आप लोग सोचते होंगे कि मैंने आरएम से आरएम कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दिया। तो मेरे भाई आप जान लीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स n क्रॉस m की है तो इसका मतलब इस पे एक हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर देते हैं। या आप सिंपल ये जानिए, m क्रॉस n की है तो इस पे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे तो ये rn से rm पे डिफाइंड होगा, rn से rm पे डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स क्या गिवन थी, m क्रॉस n की गिवन थी, इसलिए rn से rm पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड हुआ। और डायमेंशन ऑफ b, अगर मैं इसको b मानूं, इसको w मानूं, तो डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा, n माइनस रेंज स्पेस ऑफ w। और रेंज स्पेस ऑफ w क्या होगा, m होगा, क्योंकि इसके पास m लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, m कोई मैट्रिक्स है 7 क्रॉस 5 की, गिवन है m 7 क्रॉस 5 का कोई मैट्रिक्स है जिसका रैंक क्या है, रैंक ऑफ m क्या है, 3 है, रैंक ऑफ m 3 है। और n कोई 5 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है, 5 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है। और रैंक ऑफ n क्या है, रैंक ऑफ n है 5। तो हमको रैंक ऑफ mn बताना है। तो रैंक ऑफ mn क्या होगा, ये हमको बताना है। तो आपको मैं एक रिजल्ट बताता हूं, अगर
कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है या m क्रॉस p की है और D कोई p क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन होगा किससे? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस, अब जो कॉमन आ रहा है उसको माइनस कर दो तो माइनस पी, और ये रैंक ऑफ, एक रिजल्ट आप जानते हैं, रैंक ऑफ ए बी लेस देन किससे होता है? लेस आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कामा रैंक ऑफ बी के। तो आप देखो इन दोनों रिजल्ट को अगर मैं कंबाइन करूं तो ये क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ ए बी क्या होगा आपका? लेस देन आर इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कामा रैंक ऑफ बी, और ये ग्रेटर देन किससे होगा? रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस पी से। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब देखो, अब ये बी की जगह पे क्या कर दो? एम एन पुट कर दो, और यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है? 5, मतलब पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, पी की वैल्यू 5। तो अब रैंक ऑफ एम एन इक्वल टू क्या होगा? रैंक ऑफ एम एन ये लेस देन होगा किससे? मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कामा रैंक ऑफ एम कामा रैंक ऑफ एन, एंड ये ग्रेटर देन होगा किससे? 3 प्लस 5 माइनस 5 से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं लिख ही देता हूं पहले आपको समझने के लिए, रैंक ऑफ एम प्लस रैंक ऑफ एन माइनस, अब यहाँ पर p की वैल्यू क्या हो जाएगी? p की वैल्यू हो जाएगी 5, p की वैल्यू हो जाएगी 5। आप रिजल्ट से कंपेयर करिए तो रैंक ऑफ एम क्या हो जाएगी? 3 प्लस 5 माइनस 5, और ये ग्रेटर देन होगा किससे? रैंक ऑफ लेस देन होगा मिनिमम ऑफ 3 कामा 5। तो अब देखिए ये क्या आ गया? 3 रैंक ऑफ एम एन ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन मिनिमम ऑफ 3, 5 क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 3 हो जाएगा। तो अब देखो रैंक ऑफ एम एन क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि ये इनइक्वलिटी ये इंप्लाई कर देगा। रैंक ऑफ एम एन क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ डी, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? दी आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। तो आप जान लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जो होती है या तो 0 होगी या फिर इमेजिनरी होगी। ये रिजल्ट होता है, या तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 0 होता है या फिर इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ? आइदर 0 और इमेजिनरी, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। अब देखो 43 नंबर क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर
अब यहाँ पर आपको क्या सिस्टम क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड x minus y minus z equals to 0 has no solution in R3. ये यूनिक सोल्यूशन इन R3, infinitely many solution in R3, more than 2 but finitely many solution in R3. अब देखिए जो आपका सिस्टम है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए तो ये हो जाएगा 1 1 1 और 1 माइनस 1 माइनस 1 एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब ये आपका जो सिस्टम है ये ए एक्स इक्वल टू 0 मतलब होमोजीनियस सिस्टम है। अब होमोजीनियस सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ये इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए। अगर रैंक ऑफ ये इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए तो हम कह देते हैं कि सिस्टम के पास क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर रैंक ऑफ ये लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ then system has infinite solution, then system has इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा क्योंकि ये C2 C3 एंड C2 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। जो C2 है वही C3 भी है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, 2 होगा। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो रैंक आपका क्या हुआ, लेस देन नंबर ऑफ कॉलम हुआ। तो इस सिस्टम के पास कितना सोल्यूशन होगा, इस सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। सेकंड केस आपका होल्ड कर रहा है क्योंकि रैंक ए लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम है 3। तो इस सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ सी, आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी R3 से R3 सच दैट डिफाइंड बाय, डिफाइंड किस तरह से है, टी एक्स वाई जेड इक्वल टू y0z। अब इसका आपको क्या बताना है, अब आपको इसका रैंक बताना है। तो रैंक निकालने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इसका पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखिए। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए R3 का बेसिस, तो आप लोग जानते होंगे R3 का बेसिस 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है। इसका R3 का बेसिस क्या हुआ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये स्टैंडर्ड बेसिस है R3 का। अब देखो T1 0 0 क्या होगा, प्यारे दोस्तों आप बताइए, ये हो जाएगा y की जगह पे 0 है तो 0, और ये तो 0 ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइंड है, z की जगह पे 0 है तो 0। ऐसे T 0 1 0 क्या होगा, y की जगह पे यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 1 0 0। ऐसे T 0 0 1 क्या होगा, ये हो जाएगा z की जगह पे 1 है तो 0 0 1। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए। अब मैट्रिक्स फॉर्म का लिखने का तरीका क्या होता है, इसको आप कॉलम वेक्टर में लिख दीजिए 0 0 0 1 0 0 और फिर 0 0 1।
ये इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये क्या है, ये इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो अब इसका रैंक देखिए, इसके पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो इसका रैंक क्या हुआ, इसका रैंक आप मान लो ए कोई मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स बना वो ये है, तो रैंक आप ये क्या हो गया, 2 हो गया। रैंक आप ए क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका रैंक 2 आया। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ सी, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। अब यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं आया, जो भी आए उसको कॉलम वेक्टर में लिख दीजिए और उसका रैंक निकाल लीजिए। यही रैंक क्या हो जाएगा, यही रैंक इसका हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। और टोटल 17 क्वेश्चन आए थे मेरे दोस्तों। मैंने एक एक करके सबको डिस्कस कर लिया है और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके जैसा हो वैसा बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।